Good morning, all of you. Welcome to this class. जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। यानी जो रक्त का थक्का जमता है वो किस प्रकार से जमता है, उसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं, ये अध्ययन हम करेंगे। तो चूंकि ये टॉपिक लंबा था तो इसको हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। दिस इज पार्ट 1। आप इसी स्लाइड में आप देख रहे हो कि दीज आर द ब्लड वेसल्स। ये सारे जितने ये रेड वाले आपको दिख रहे हैं, ये दीज ऑल आर द, ये देखिए आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, सारे ब्लड वेसल्स हैं। और इसके ऊपर एक जाल सी संरचना दिख रही है येलो कलर की। ये जाल है ना, ये दिस इज फाइब्रिन। फाइब्रिन का एक नेटवर्क है। ये फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है जो पॉलीमराइज होकर के एक फाइब्रिन का एक जाल जैसी संरचना बनाता है, एंड दिस इज अ फाइब्रस प्रोटीन। लेकिन फाइब्रिन बनता है उससे पहले कई क्रियाएं होती हैं, और इस फाइब्रिन के निर्माण में किस किस प्रकार के कारक सक्रिय होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज हीमोस्टेसिस। अब यहां पर आपको ध्यान देना यह है कि जो हीमोस्टेसिस है और होम्योस्टेसिस है, दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स। हीमोस्टेसिस कहते हैं मतलब टू चेक द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। हीमोस्टेसिस मतलब टू चेक द फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के प्रवाह को रोकना। और होम्योस्टेसिस जो होता है वो समस्थैतिकी होती है, जो इंटायरली डिफरेंट थिंग है, और हम कई टॉपिक्स में आपसे हम चर्चा करते रहे हैं। So the term hemostasis means the prevention of blood loss, मतलब रक्त की हानि, रक्त का जो मान लीजिए कहीं इंजरी हो गई है उसकी वजह से जो ब्लड लॉस हो सकता है उसको रोकने का काम जो है वो दैट इज हीमोस्टेसिस। ये हीमोस्टेसिस जो प्रोसेस होता है, दिस एक्चुअली फॉर्म्स द क्लॉट इन द वॉल्स ऑफ डैमेजिंग ब्लड वेसल्स, कि जो भी रक्त नलिकाएं डैमेज हो जाती है किसी इंजरी की वजह से, या इंटरनल इंजरी भी कई तरह से होती रहती है, तो ये जो इंजरी होती है, जो रक्त नलिकाओं में थोड़ा डैमेज आ जाता है, वहां पर ये क्लॉट बना देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि रक्त का लॉस रुकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और काम भी होता है कि दिस सिस्टम ऑल्सो इंश्योर्स दैट द blood remains in the fluid state while they are in the vascular system, यानी कि जब तक कि वो रक्त की नलिकाओं में है तब तक उनका लिक्विड स्टेट में बने रहना अत्यावश्यक है। क्योंकि अगर गलती से भी ऐसा हुआ कि रक्त नलिकाओं के अंदर थक्का जमने लग गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो थक्का जो है वो रक्त नलिकाओं को ब्लॉक कर देगा, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। और ये खास तौर से जहां हार्ट का में कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर कि क्या होता है कि रक्त प्रवाह कुछ वाइटल पाथवे में जो है ना वो रुक जाता है, क्योंकि वहां पर अननेसेसरीली, अनवांटेडली, मतलब बिना क्या किसी इंटेंशन के, अनइंटेंशनली कहना चाहिए, या बिकॉज ऑफ सम मेलफंक्शन ऑफ द सिस्टम, ऐसा होगा कि उन रक्त नलिकाओं में अगर थक्का जम जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसके लिए एक अलग मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, वो अलग एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। इसलिए रक्त का थक्का जमना एक वरदान है, लेकिन रक्त का थक्का जमना तब वरदान है जब जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें इंटरनल इंजरीज हो रही हो, नंबर 1, या फिर किसी ट्रॉमा से, चोट लगने से, या किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्लड का लॉस हो रहा हो, टिश्यू इंजरी की वजह से। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ जो ब्लड हीमोस्टेसिस है उसमें वो बेसिकली 3-4 स्टेप्स का होता है। तो फर्स्ट थिंग इज वेस्कुलर स्पैज्म। वेस्कुलर स्पैज्म का मतलब ये हुआ कि जो वेस्कुलर, जहां भी हम शब्द कहेंगे जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वेसल्स से वेस्कुलर बना है कि रक्त नलिकाओं का जो तंत्र होता है, जाल होता है, उसको वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो वेस्कुलर स्पैज्म का मतलब ये हुआ कि जहां भी किसी ब्लड वेसल्स को नुकसान हुआ है, वो टूटे हैं, वहां पर कोई डैमेज हो गया है,
तो वहां क्या होता है कि वहां वो रक्त नलिकाएं में ऐंठन हो जाती है, एक ढंग से स्पाज्म हो जाता है, रक्त नलिकाएं कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। उसके होने से क्या होता है कि उस रक्त नलिका तक जो रक्त है, रक्त का प्रवाह वो थोड़ा सा चेक हो जाता है, रुक जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म। जैसे कोई इंजरी होती है कि ट्रॉमा का कंडीशन होता है, तो कुछ ऐसे केमिकल मीडिएटर्स हैं जो क्या करते हैं, उधर रक्त फ्लो रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त प्रवाह रुकता नहीं है लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। दूसरा है प्लेटलेट रिएक्शन। आमतौर पर जब प्लेटलेट्स रक्त में है तो वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री रहेंगे, उनका चिपकना बिल्कुल नहीं चाहिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में। लेकिन जैसे ही कोई इंजरी होती है तो क्या होता है, वो सारे प्लेटलेट जो होते हैं वो चिपक जाते हैं आपस में, और उनका एक रिएक्शन चालू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जहां वो डैमेज हुआ है ना, वो जो ब्लड वेसल है जहां डैमेज हुआ है, वहां पर जाकर के जमी हुई सारी एक साथ गुच्छित जो प्लेटलेट्स हैं वो एक जगह जाकर के एक प्लग बना देते हैं, प्लेटलेट्स के प्लग का निर्माण कर देते हैं। जैसे प्लग, जैसे किसी बोतल के ढक्कन को बंद करने के लिए जैसे कोई कॉर्क जैसा कुछ होता है ना, वैसे दैट इज प्लगिंग। उसी प्रकार से एक प्लगिंग हो जाती है। सो ए प्लेटलेट प्लग्स इज जनरेटेड। और उसके बाद क्या होता है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, ये हमने आपको कहा। और जो अगला स्टेप है दैट इज ब्लड कोगुलेशन। तो इसको हम आज फर्स्ट पार्ट में हम नहीं पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग इन आवर सेकेंड लेक्चर। तो ये ब्लड कोगुलेशन का मतलब ये हुआ कि जहां पर टिश्यू इंजरी हुई थी, जहां पर भी शरीर में घाव लगा है, वहां पर एक फाइब्रिन का एक मेश बन जाएगा, एक जाल बन जाएगा, जैसा हमने आपको फिगर में दिखाया। लेकिन ये फाइब्रिन का जाल बनने में कुछ मिनट लग जाते हैं, ठीक है। और वो जब तक वो जाल बन नहीं जाता तब तक रक्त प्रवाह को रोकना मुश्किल है। तो उससे पहले कि ये जाल बने, उससे पहले रक्त प्रवाह को कंट्रोल करना पड़ता है। एक बात कि अगर मान लीजिए कहीं बांध बनाना है, या कहीं मान लीजिए बांध है कहीं टूट गया, तो ऐसा नहीं होगा कि सीधा हम वहां पर गारे मतलब ये सीमेंट और रेत का मसाला बना करके तुरंत हम भरना शुरू नहीं कर देंगे। वो क्या होगा, सारा बह जाएगा। तो पहले उसको क्या करना पड़ता है, किसी चीज से पहले ब्लॉक करना पड़ता है, फिर वहां पक्की दीवार बनाई जाती है। उसी प्रकार से ये जो है पक्की दीवार है। पक्की दीवार बनाने के पहले एक उसको पहले चेक करना आवश्यक है, और ये चेक करने का काम इन 3 स्टेप में होता है। ये गलती से मैंने यहाँ 3 ही लिख दिया है, इसलिए 4th स्टेप। ये 3 स्टेप में होता है, और वो स्टेप आज हम पढ़ेंगे। अगर हम इसको समराइज करें होमोस्टेसिस की प्रक्रिया को, सॉरी फिर मैं गलत बोल गया, हीमोस्टेसिस की प्रक्रिया को, तो क्या हुआ, वेसल इंजरी हुई, मतलब कोई टिश्यू में इंजरी हुई, नुकसान हुआ। उससे क्या होता है, कोलेजन एक्सपोजर। कोलेजन क्या होता है कि हमारी जो ब्लड रक्त नलिकाएं होती है, उसकी जो दीवार होती है, उस दीवार में कोलेजन फाइबर नाम का एक फाइबर होता है, जिसके कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। ये रक्त नलिकाओं की दीवार बनाने के काम में आते हैं। ये कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, फाइबरस प्रोटीन है। तो जैसे कोलेजन फाइबर को नुकसान पहुंचता है, ये जो वेसल इंजरी होती है या इंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उसके बाद क्या शुरू होता है, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, यानी कि प्लेटलेट्स को रिलीज होने वाला रिएक्शन चालू हो जाता है। वहां पर एक प्रोटीन है जिसका नाम है सीरोटोनिन। ये वैसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी काम करता है, लेकिन साथ साथ एक केमिकल मीडिएटर्स भी है जो क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी कि रक्त नलिकाओं की वेस्कुलर स्पाज्म जो कहा था ना, वो रक्त नलिकाएं सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने से क्या हुआ कि वहां पर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया, रक्त का प्रवाह कम हो गया। दूसरी चीज जो यहाँ टिश्यू इंजरी से होती है, वहां पर एक और दूसरा केमिकल मीडिएटर बनता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है। ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन करने लगता है और साथ साथ वैसो कंस्ट्रिक्शन भी करता है। दोनों काम देखिए, दोनों तरफ एरो जा रहे हैं। प्लेटलेट का एग्रीगेशन मतलब प्लेटलेट स्टार्ट्स मेकिंग अ क्लम्प, मेकिंग अ एग्लूटिनाइज्ड बॉडी, एग्लूटिनाइज्ड समथिंग, कि प्लेटलेट्स एक जगह पे जमा होकर के एक गुच्छे के रूप में आ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बन जाता है। वहां पर एक प्लेटलेट एक प्लग बना देता है, हम आगे के डायग्राम में और देखेंगे, और फिर प्लेटलेट्स का फ्यूजन होता है।
एक और ये प्लेटलेट्स का फ्यूजन, लेकिन ये क्या है कि ये रक्त प्रवाह को बहुत लंबे टाइम तक रोकने में ये कोई स्थायी ब्लॉकिंग नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि दूसरा एक पाथवे काम करता है, जिसमें कि देखिए कि जब वेसल इंजरी होती है तो टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, फिर एक पूरे ब्लड कोगुलेशन का एक कैस्केड है जिसमें अराउंड 14 फैक्टर्स काम में आते हैं। इस 14 फैक्टर्स में थ्रोम्बिन भी है। तो थ्रोम्बिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में होता है, जो थ्रोम्बिन बनाता है। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा कि फाइब्रोनोजन से फाइब्रिन बना देगा, और उसके बाद उस फाइब्रिन का एक मेश बन जाएगा, जिससे कि एक स्टेबल हीमोस्टैटिक प्लग बन जाएगा और रक्त प्रवाह रुक जाएगा। मतलब अगर कोई फर्दर इंजरी नहीं हो या ये प्लग कोई हटा नहीं दे, तब तक वहां पर जो ब्लड फ्लो है वो कंप्लीटली रुक जाएगा, रक्त का स्कंदन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, ये जो है ये इसका ल्यूमेन है। जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना, जो बीच वाला पार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए, ये बीच वाला पार्ट जो इसका ल्यूमेन है, मतलब रक्त नलिकाओं के बीच का स्पेस जिसमें होके खून बहता है, तो ये ल्यूमेन वाला पार्ट है। इसका जो सबसे पहला जो लेयर जो होता है इस ल्यूमेन के अंदर, इसको हम कहते हैं एंडोथीलियल सेल्स, यानी एंडोथीलियल कोशिकाएं। उसके पीछे एंडोथीलियल सेल्स का जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके पीछे इसका पूरा का पूरा सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया, कोलेजन पाया जाता है। एक फैक्टर है जो इस कोलेजन के ये प्लेटलेट के प्लग को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसका नाम है वॉन विलिब्रैंड फैक्टर। वॉन विलिब्रैंड फैक्टर। कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, कुछ इलास्टिन होते हैं, कुछ म्यूकोपॉलीसेक्राइड होते हैं, कुछ फाइब्रोनेक्टिन होते हैं। तो फाइब्रोनेक्टिन है और कोलेजन है, ये सारे उस सारे के सारे बेसिकली, ये जो इलास्टिन सारे माइक्रोफाइब्रिल, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये वहां पर प्लेटलेट प्लग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। लेकिन ये कोलेजन और ये जो फैक्टर है वॉन विलिब्रैंड फैक्टर, इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। दूसरी चीज देखने वाली ये है कि जो ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये कई तरह के दूसरे फैक्टर्स भी रिलीज कर सकते हैं। जैसे द मोमेंट दे स्टार्ट डैमेजिंग, जैसे इस एंडोथीलियल सेल में कोई डैमेज होगा, वो क्या करेंगे, टिश्यू फैक्टर रिलीज करेंगे। टिश्यू फैक्टर जो रिलीज करेंगे, ये इसका होना बहुत जरूरी है। ये जो ब्लड कोगुलेशन कैस्केड है उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैंने अभी 14 फैक्टर आपको बताए। एंड दैट इनिशिएट्स कोगुलेशन, वो क्या करता है, रक्त के थक्का जमने का या रक्त के स्कंदन की क्रिया को शुरू कर देता है। फिर एक होता है प्रोस्टासाइक्लिन या नाइट्रिक एसिड। ये क्या करते हैं, ये वैसोडाइलेशन करते हैं, रक्त नलिकाओं को का डायमीटर बड़ा कर देते हैं, फैला देते हैं उसको, और ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स है। मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जो रक्त के अंदर क्लॉटिंग की क्रिया को रोकते हैं। फिर ये वॉन विलिब्रैंड फैक्टर मैंने कहा, ये क्या करते हैं, प्लेटलेट और कोलेजन के बीच एक क्या करते हैं, उसको जोड़ने का काम करते हैं। कोलेजन, जाहिर सी बात है, जब एंडोथीलियल सेल डैमेज होगा ना, तो ये कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा। कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा तो इस कोलेजन को प्लेटलेट के साथ जोड़ने का काम ये फैक्टर करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जनरेटिंग द प्लेटलेट प्लग्स। उसके बाद ये देखिए, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं, एंटी थ्रोम्बिन है ना, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर है, और प्रोटीन एस है। फिर ये जो है ये ब्लड कोगुलेशन को इनहिबिट करते हैं, और साथ साथ एक और चीज इसमें होती है, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोमॉडलिन। इसमें ये क्या करता है कि ये प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है, जो ब्लड कोगुलेशन को रोकता है, और ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर होते हैं, जो फाइब्रिनोलाइसिस करते हैं। कोई फाइब्रिन वगैरह बन रहा है तो उसको उसके जाल को का अपघटन करते हैं, उन्हें फाइब्रिन को हटाते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स विच एक्चुअली प्रिवेंट्स एनी सॉर्ट ऑफ अनवांटेड क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये बैरियर का काम करते हैं। ये देखिए, वही डायग्राम मैंने बनाया है कि देखिए, ये एंडोथीलियल सेल्स है, बीच में ये जो आप देख रहे हो ना, ये पार्ट, ये दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये कोलेजन फाइबर्स वगैरह हैं, स्मूथ टिश्यूज हैं और सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये एक्सपोज होने के बाद ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन में काफी मदद करते हैं। हीमियोस्टेसिस
ये फिर से एक रिपीट है एक ढंग से। इमीडिएट वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये क्या करते हैं कि जो रक्त नलिकाएं, ऐसे मान लीजिए रक्त ऐसे जा रहा है और यहाँ पर कोई इंजरी हो गई है ना, यहाँ पर क्या हुआ कि कोई इंजरी हो गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई इंजरी हो जाती है, ऐसे यहाँ पर इंजरी हो गई तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पर और यहाँ पर जो ब्लड वेस्कुलर वेसल्स है ना, ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे इधर या उधर, जिससे कि होगा कि यहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है ना, ये यहाँ पर कम हो जाएगा। प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन, देखिए पहले इंजरी हुई है, मतलब यहाँ पर ये एंडोथेलियल सेल से यहाँ डैमेज हो गया, यहाँ डैमेज हो गया, अब यहाँ से जो है खून निकलना चालू हो गया, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, सेकेंड स्टेज जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ प्लेटलेट्स, ये देखिए ये प्लेटलेट है, ये खूब सारे प्लेटलेट मिल करके इन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्लगिंग कर दी, जिसकी वजह से यहाँ जहाँ डैमेज था ये ब्लड वेसल्स, वहाँ डैमेज जो ब्लड वेसल्स था थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। और फिर लास्ट स्टेज में जो आज हम नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, वहाँ पर फाइब्रिन का एक जाल बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्रिया होती है कि जैसे टिश्यू डैमेज होता है तो प्लेटलेट कुछ केमिकल रिलीज करता है, जिससे कि आसपास के प्लेटलेट स्टिकी हो जाते हैं, मतलब चिपकने लगते हैं। आमतौर पर प्लेटलेट्स को चिपकना नहीं चाहिए। जब सब कुछ सही चल रहा है, कोई इंजरी नहीं है, तो प्लेटलेट्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन द मोमेंट कोई टिश्यू इंजरी होती है तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने देते हैं। फिर वहां से PF3 जो फैक्टर्स है वो निकलता है, प्लेटलेट से टिश्यू फैक्टर निकलता है, और कुछ कैल्शियम और दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का भी काम करते हैं, तो फाइब्रिन बनाने में भी काम आते हैं, और इस प्रकार से फाइब्रिन का जाल बनता है। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की क्रिया पढ़ेंगे। तो वेस्कुलर स्पाज्म देखिए कि ये क्या करता है, ये हम आपको बता चुके ऑलमोस्ट कि इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ द ब्लड। ये सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स है, मतलब हमारे शरीर में जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो दो प्रकार के कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में रहती है, मतलब हमारी ऐच्छिक नियंत्रण में रहती है। जो सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स है ना, ये हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं है, या अनैच्छिक नियंत्रण में या इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। उस वहां पर क्या होता है, जैसे टिश्यू डैमेज होता है, कुछ वैसोकंस्ट्रिक्टर, मतलब कुछ ऐसे रक्त नलिकाओं में ऐंठन या सिकुड़न पैदा करने वाले कुछ ऐसे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 और सीरोटिनिन वगैरह वगैरह फ्रॉम द प्लेटलेट। ये प्लेटलेट से निकलते हैं और ये क्या होते हैं, ये डैमेज्ड ब्लड वेसल्स के वॉल पे जाके चिपक जाते हैं। अब ये देखिए वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, मतलब जो इधर है और इधर है, ये क्या होगा, रक्त नलिकाएं जहां भी, मतलब ब्लड का इनफ्लो जहां से भी हो रहा है इस जगह पे, क्योंकि देखिए यहां पर हो गया टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज होने के बाद क्या हुआ कि पहला काम तो ये हुआ कि वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब ब्लड का फ्लो यहां पर रुक जाएगा क्योंकि ये सिकुड़ जाएंगी। दूसरा काम ये होता है कि ये देखिए ये एंडोथेलियल कोशिकाएं हैं, और ये देखिए ये है क्या, कोलेजन फाइबर्स। ये जो लेयर है ये एक्चुअली स्मूथ मसल्स सेल्स हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, ये जो कोलेजन फाइबर्स जो एक्सपोज हो गया, टूटने से ही एक्सपोज हुआ ना, अगर टूटा नहीं होता तो ये कोलेजन फाइबर तो अंदर दिखता ही नहीं। तो जब तक ये इंटैक्ट एंडोथेलियम रहता है तब तक ये क्या करता है, प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, विच एक्चुअली प्रिवेंट्स द ब्लड प्लेटलेट एडहेशन। एडहेशन मतलब साथ होना, चिपकना, एक दूसरे से जुड़ जाना। तो प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने नहीं देते, बट द मोमेंट टिश्यू इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, ये कोलेजन जो है ना, ये प्लेटलेट सबसे पहले जाकर के यहीं जुड़ते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर प्लेटलेट से निकलते हैं, एंडोथेलियम से निकलते हैं, यानी कि प्लेटलेट से प्लेटलेट फैक्टर निकलेंगे, जो क्या करते हैं, वहां पर एक बार ये से जुड़ गया तो और सारे खूब सारे प्लेटलेट्स यहाँ पर सारे आसपास जहां भी सेल में प्लेटलेट्स पड़ा हुआ है, दे ऑल विल स्टार्ट कमिंग हियर। वो सारे के सारे यहाँ आकर के, और देखिए प्लेटलेट्स का एक खूब सारे प्लेटलेट्स यहाँ पर जमा हो गए, और ये सारे एग्रीगेट होकर के प्लेटलेट्स प्लग बनाते हैं। लेकिन इसमें एक और फैक्टर की ये थोड़ा सिंप्लीफाइड व्यू एक्सप्लेनेशन है। इसमें हम देखेंगे कि एक और जो अभी हमने कहा था ना, वॉल विली ब्रांड फैक्टर,
उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो चेक करते हैं प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन जो होता है क्या होता है, प्लेटलेट एडहेरेंस, प्लेटलेट जो है जाके कोलेजन फाइबर से चिपका, प्लेटलेट का एक्टिवेशन हो गया, प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो गया। अब प्लेटलेट्स क्या हैं ये हम देखते हैं, ये हम ऑलमोस्ट बता चुके हैं जब आपको ब्लड का कंपोजिशन हमने पढ़ाया था। स्टिल इसमें क्या होता है, बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होते हैं, और जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है ये मेगा कैरियोसाइट है। हमने आपको पहले बता रखा है कि प्लेटलेट्स कोई एक टिपिकल सेल नहीं है, बल्कि क्या होता है कि ये मेगा कैरियोसाइट नाम की बड़ी कोशिकाएं होती हैं, वो टूट जाती हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हर मेगा कैरियोसाइट्स में 1000 से 5000 प्लेटलेट फ्रेगमेंट निकल जाते हैं। तो ज्यादातर जो आउटपुट होता है प्लेटलेट्स का वो स्प्लीन में जाकर के ट्रैप हो जाता है। इसका नॉर्मल काउंट हम आपको बता चुके हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास होता है, 4.5 लाख तक। इसका लाइफ स्पैन 7 से 10 दिन का होता है, मतलब इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड वेरी रेगुलरली इन द बोन मैरो। और ये ज्यादातर जो होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो स्प्लीन द्वारा या जो मैक्रोफेज सिस्टम है उसके द्वारा हटा लिए जाते हैं। थ्रोम्बोपोइटिन नाम का एक मेजर एक लोकल हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है लीवर और किडनी के द्वारा, और उसके चलते प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे एरिथ्रोपोइटिन था उसी तरह थ्रोम्बोपोइटिन। और ये थ्रोम्बोपोइटिन है वो क्या करता है कि जो मेगा कैरियोसाइट्स का नंबर बढ़ाता है, उसका मैचुरेशन करता है। प्लेटलेट्स जो मेगा के, ये देखिए बड़ा सा ये मेगा कैरियोसाइट्स है जिसे थोड़े फ्रेगमेंट टूट रहे हैं, और टूट करके यहाँ पर ये देखिए ये बड़ी सी कोशिका है ना, ये बड़ी सी कोशिका थी जो मेगा कैरियोसाइट, इससे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बाहर निकल रहे हैं। वो जितने फ्रैगमेंट्स निकल रहे हैं, टुकड़े निकल रहे हैं, दे ऑल आर द प्लेटलेट्स। इनमें क्या होता है कि कैल्शियम, सीरोटोनिन, कुछ एंजाइम्स, एडीपी और प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ फैक्टर भी जो होता है ना, खास तौर से जब कहीं पर मान लीजिए इंजरी हो गई और वहां पर एक बार जब मान लीजिए रक्त का थक्का जम गया, तो उसमें आप देखिए कि मान लीजिए कहीं आपकी स्किन में कहीं कट लग जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ब्लड रुक जाता है, वहां थक्का जम जाता है, फिर वो थक्का सूख जाता है, रिट्रैक्ट हो जाता है। रिट्रैक्ट होने के बाद देखिए कि वो जो थक्का था ना, थक्का वाला जो ड्राई टिश्यू था वो धीरे धीरे हट जाता है, और वहां पर फिर नई स्किन आ जाती है। तो जो नई स्किन आने का काम जो होता है ना, वो उसके लिए भी जो प्लेटलेट्स है एक ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड करता है, इसको कहते हैं प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। जो नया जो टिश्यू रिपेयर का काम करते हैं ये पीडीजीएफ, ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म में काम करता है, टेम्पोररी प्लग बनाने में। और ये दूसरी बात ये है कि प्लेटलेट की कमी से क्या होता है कि आदमी में अकस्मात ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है। खासतौर से जो डेंगू की बीमारी होती है उसमें प्लेटलेट काउंट जब लो हो जाता है, लोगों को अक्सर नाक से या दूसरी जगह से ब्लड वगैरह निकलने लगता है, आपने देखा होगा। और इसके साथ एक और जो जुड़ी हुई बीमारी होती है, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरिया। ये आप नेट पे पढ़ना। इसमें क्या होता है कि जगह जगह जो स्किन होता है ना, उसके नीचे जो ब्लड वेसल्स जहां डैमेज होते हैं, तो वहां से खून जो है सीप करके, लीक करके स्किन वगैरह के नीचे जमा हो जाता है, और जैसे खून के चित्ते टाइप पूरे जो है ना स्किन पे बन जाते हैं। इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और जो क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स अगर इन्वॉल्व नहीं है तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन, ये सब न सिर्फ उसको रोकते हैं, बल्कि कहीं भी मान लीजिए टिश्यू इंजरी होती है तो टिश्यू इंजरी में वो जो क्लॉटिंग वाला एरिया है ज्यादा फैले नहीं, इसका काम ये प्रोस्टाग्लैंडिन करता है। एक दूसरा केमिकल मीडिएटर है, तो ये लिपिड से डिराइव होता है। साइज इसका देख लीजिए क्या है, 1.5 से 3 माइक्रोन, लाइफ स्पेन 7 to 10 डेज। काउंट इसका बता दिया, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसके सरफेस पर अब ध्यान दीजिए, प्लेटलेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली फॉर दिस चैप्टर, कि प्लेट उसके सरफेस पे फाइब्रिनोजन और वॉन विलिबॉन फैक्टर, इससे जुड़ने वाले कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, बाइंडिंग साइट होते हैं, और उसमें एंटीजेंस वगैरह पाए जाते हैं। इसका काम है प्लग फॉर्मेशन और कोगुलेशन फैक्टर को रिलीज करना। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन देखिए, पहले स्टेम सेल है जिसको हीमोसाइटोब्लास्ट कहते हैं, फिर मेगा कैरियोब्लास्ट बनेगा, फिर प्रो मेगा कैरियोसाइट बनेगा, मेगा कैरियोसाइट बनेगा, और फिर प्लेटलेट जो टूट करके ये
प्लेटलेट बनाते हैं। तो ये देखिए वही कहानी यहाँ है, प्रोजेनिटर सेल्स हैं, फिर वो उसमें से मेगा कैरियोसाइट प्रोजेनिटर बनाएंगे, मैच्योर मेगा कैरियोसाइट है, फिर मेगा कैरियोसाइट है, और फिर ये टूट के प्लेटलेट बना रहा है। इसमें ये सारे के फैक्टर काम आते हैं। इसको आप देख लीजिए, आपका इंटरेस्ट है तो। लेकिन ये अगर आप नहीं भी अगर एग्जाम में लिखें तो ये चलेगा, है ना। उसमें जो केमिकल फैक्टर्स इस पूरी प्रक्रिया में, जो प्लेटलेट्स के निर्माण और उसके मैचुरेशन में जो काम आते हैं, इंटरल्यूकिन 3, 6, 11, है ना, थ्रोम्बोपोइटिन, इथ्रोपोइटिन वगैरह, ये सारे काम आते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि 1 से 4000 के आसपास प्लेटलेट्स एक मेगा कैरियोसाइट से रिलीज होते हैं। ये बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है ये बताने के लिए कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ प्लेटलेट। अब प्लेटलेट्स को हम सेल नहीं बोलेंगे, पहले हम सेल बोलते थे, लेकिन अब हम जब पता चल गया कि ये मेगा कैरियोसाइट्स का फ्रैगमेंट है तो हम इसको सेल नहीं बोलेंगे। तो इसके देखिए, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोजन है, कुछ कैल्शियम है, सीरोटोनिन है ना, एडीपी है, कुछ अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं, फाइब्रिनोजन है, फैक्टर बी है, फाइब्रिनएक्टिन है, थ्रोम्बोग्लोबुलिन है, हिपेरिन है। हिपेरिन जो है ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, थ्रोम्बोमोडुलिन होता है। ये सब मेम्ब्रेनस फिलामेंट्स हैं, इसमें कैनाल सिस्टम है, और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड होता है। ये जो प्लेटलेट से जो फॉस्फोलिपिड निकलता है ना, ये भी एक्चुअली जो कोagulation की क्रिया होती है, जब फाइब्रिन का नेटवर्क का निर्माण होता है, वहाँ काफी काम आता है। हम देखिए आगे। तो फंक्शनल एट्रीब्यूट क्या है प्लेटलेट्स के, कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है सरफेस पे, दैट इज अ रिसेप्टर, जो क्या करता है उस रिसेप्टर से, जो फाइब्रिनोजन रिसेप्टर जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे आपस में एक प्लेटलेट्स को दूसरे प्लेटलेट्स से जोड़ने में काम आते हैं। और ये क्या करता है कि जो ये रिसेप्टर्स हैं, दे एक्चुअली कॉजेज द एडहेरेंस ऑफ इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स एंड एक्सपोज्ड कोलेजन। ये कोलेजन से और एंडोथेलियल सेल्स से जो डैमेज हो गए हैं एंडोथेलियल सेल्स इंजुरी की वजह से, उस वहां पर चिपकने के काम आते हैं। और जो फॉस्फोलिपिड है, जैसा मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया कि फॉस्फोलिपिड्स का ब्लड क्लॉटिंग में काफी योगदान होता है। अब देखिए इसके साइटोप्लाज्म में कोई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, एक्टिन, मायोसिन, कुछ डेंस ग्रेन्यूल होते हैं, सीरोटिन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा ग्रेन्यूल होता है जिसमें पीजीडीएफ, अभी अल्फा ग्रेन्यूल हम देखा था फोटो में। उसके अलावा ये पीजीडीएफ, जैसे मैंने कहा ना, घाव को भरने में मदद करते हैं। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, ये फैक्टर भी बहुत जरूरी है, फैक्टर 8, और इसकी कमी जो है हीमोफीलिया का कारण बनती है। और दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स इसमें होता है, ये काफी ज्यादा मात्रा में ये कैल्शियम को स्टोर कर सकते हैं। और कैल्शियम बहुत सारी चीजों को मोबिलाइज करता है, वो खास तौर से सेल के टूटने के बाद सेल फ्यूजन और दूसरे काम में आता है। बहुत सारे फैक्टर काम एक्चुअली फंक्शंस हैं इसके कैल्शियम के। तो अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो क्या होता है, पहले प्लेटलेट्स का एडहेशन होता है। एडहेशन मतलब जुड़ना, चिपकना, है ना, एडहेसिव। जैसे ये जो आप देखते हो ना, ये फेविक्विक और ये सब क्या है, दीज आर एडहेसिव, जो चिपकने का काम एडहेशन। व्हेन ब्लड वेसल इज इंजर्ड, प्लेटलेट्स एडहेयर टू द एक्सपोज्ड कोलेजन एंड वॉन विब्रांट फैक्टर इन द वॉल वाया प्लेटलेट रिसेप्टर, और ये कहलाता है प्लेटलेट एक्टिवेशन। उसके बाद ये जब जुड़ता है तो फिर प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाता है। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, पहला तो जैसे टिश्यू इंज्योर हुआ तैसे वहां पर आसपास जो कुछ प्लेटलेट जो भी आसपास में है, वो सबसे पहले कोलेजन से जुड़ते हैं और वॉन विल्ब्रांट फैक्टर से जुड़ते हैं, और उसके बाद होता है प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन। वो जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है वो अपने अंदर के कंटेंट को, जो भी कंटेंट था उसको रिलीज करते हैं। अब देखिए कि एडीपी था, थ्रोम्बोक्सेन था, ये सारी चीजें सिक्रीट होती हैं। और ये क्या करता है, दिस एक्टिवेट द नियर बाई प्लेटलेट्स टू प्रोड्यूस फर्दर एक्यूमुलेशन। मतलब जो आसपास जो प्लेटलेट्स हैं उसका वहां पर जमाव जो होता है ना, उसको क्या करते हैं, मेटलाइज करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं, और इस प्रकार से प्लेटलेट प्लग का निर्माण होता है। अब देखिए, ये अभी तक हम बात कर रहे थे कि वॉन विल्ब्रांट फैक्टर क्या करता है। देखिए प्लेटलेट, पहली बात, प्लेटलेट डू नॉट स्टिक टू ईच अदर
और एंडोथीलियल लाइन इन द ब्लड वेसल्स। सामान्य अवस्था में अभी मैंने आपको फोटो में बताया था कि जो नॉर्मल एंडोथीलियल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करते हैं से प्लेटलेट्स चिपकते नहीं है। सो प्लेटलेट्स डू नॉट स्टिक टू ईच अदर और एंडोथीलियल लाइंस ब्लड वेसल इन द नॉर्मल कंडीशन व्हेन देयर इज नो इंजरी नो नथिंग। कुछ भी नहीं है उस कंडीशन में प्लेटलेट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे और एंडोथीलियल लाइन से भी नहीं चिपकेंगे। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये प्लेटलेट्स के एडहेशन और एग्रीगेशन को रोकते हैं। नॉर्मल ब्लड वेसल्स, नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स विच आर नॉट इंजर्ड, ऐसे एंडोथेलियल सेल्स जो टूटे नहीं है, जिसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। प्लेटलेट्स जो होते हैं उसमें रिसेप्टर होते हैं फाइब्रिनोजन के लिए और इस फैक्टर के लिए। अब देखिए ये जो कोशिका है ना, ये मान लीजिए कि इधर प्लेटलेट्स है, बड़ी सी कोशिका है, सपोज करो ये प्लेटलेट की कोशिका है और उसका एक छोटा सा दीवार आपको दिखाया गया, मान लीजिए प्लेटलेट सेल है। इसमें क्या है, कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, देखिए है ना रिसेप्टर्स, GPIB, GP1B, GP2B, GP3A, these are the receptors for what, the factor that is called as von Willebrand factor। ये जो आपको ये वाली जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है, दिस इज वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। तो एक तरफ तो ये जो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर है, एक तरफ तो ये प्लेटलेट से जुड़ रहा है इस रिसेप्टर के जरिए, दूसरी तरफ जो एक्सपोज कोलेजन फाइबर था, अभी हमने आपको दिखाया था फोटो में, कोलेजन फाइबर के एंडोथेलियल सेल के बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक नीचे है ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, फाइब्रस प्रोटीन है। तो ये एक तरफ तो प्लेटलेट से जुड़ रहा है, दूसरी तरफ इससे जुड़ रहा है। मतलब आप यूं समझिए कि जैसे दो प्लेट्स को चिपकाना है, उसके में आप क्या करते हो कि जैसे दोनों तरफ चिपकने वाला एक डबल स्टिकिंग टेप होता है, तो क्या करते हैं, उस टेप को एक चीज पर लगा देते हैं, उस पर दूसरी चीज चिपका देते हैं, तो क्या होता है, दोनों चीजें आपस में चिपक जाती हैं। तो उसी प्रकार से ये डबल ग्लू टेप है, दोनों तरफ इसके ग्लू लगा हो, उसी प्रकार से एक तरफ ये प्लेटलेट से चिपक रहा है और दूसरी तरफ ये कोलेजन से चिपक रहा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको कोलेजन फाइबर से यहाँ पर जोड़ देगा, ठीक है। और ये एडहेशन की क्रिया जो ग्लाइकोप्रोटीन 1A जो है वो सीधा सीधा कोलेजन से जोड़ता है, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन 3A, 2B और 1B ये सारे के सारे वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के जरिए कोलेजन से जुड़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यही चीज समराइज की गई है दूसरे तरह से कि प्लेटलेट्स ये हैं, दिस इज नॉर्मल प्लेटलेट, ये आपस में नहीं चिपकेंगे अगर ये डैमेज नहीं होगा। लेकिन अब ये एंडोथेलियल सेल्स है, नीचे आपको कोलेजन का लेयर नजर आ रहा है, ये क्या कहते हैं, ये मसल लेयर है, स्मूथ मसल सेल्स हैं इसमें। तो जैसे ये कोलेजन एक्सपोज हुआ तो यहाँ से एक प्लेटलेट आया और यहाँ से जुड़ गया। प्लेटलेट को जोड़ने के लिए जो ब्लैक वाला ये जो देख रहे हो आप, दिस इज वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, इससे जुड़ गया। दूसरी तरफ हर प्लेटलेट पर एक और चीज लगी हुई है, देखिए ये रेड कलर वाला, ये क्या है, दिस इज द फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है, इस फाइब्रिनोजन जो होता है ये क्या करता है, एक से दूसरे प्लेटलेट को, इस प्लेटलेट का फाइब्रिनोजन इससे जुड़ गया, इसका फाइब्रिनोजन इससे जुड़ गया। इस प्रकार से जो फाइब्रिनोजन है वो आपस में सारे प्लेटलेट्स को जोड़ देते हैं। सो दिस प्रोसेस एक्चुअली takes place, or this process is executed in 3 steps. Platelet adhesion occurs when von Willebrand factor connects collagen and platelet। हमने अभी इससे पहले वाले डायग्राम में देखा था कि किस प्रकार से वॉन विलिब्रेंड फैक्टर जो होता है उसने कोलेजन को प्लेटलेट से जोड़ा। फिर वो प्लेटलेट जो है वो कुछ रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन, ADP वगैरह, जो क्या करते हैं दूसरे सारे ये जो सारे थ्रोम्बोक्सिन और ये सब जो रिलीज हुए ना, ये जो थ्रोम्बोक्सिन और ADP जो रिलीज हुआ, ये बेसिकली आसपास के सारे प्लेटलेट्स को अब कह रहा है कि तुम भाई यहाँ आओ, है ना। दीज फैक्टर्स एक्चुअली stimulates the aggregation or pulling together all the platelets at the spot of injury। उसके बाद प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होता है, फिर ये फाइब्रिनोजन फैक्टर जो होता है सारे प्लेटलेट्स को जोड़ता है और इस प्रकार से यहाँ पर एक प्लेटलेट्स के प्लग का निर्माण हो जाएगा। दैट विल प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग फॉर सम टाइम एंड दिस गिव्स अ टाइम फॉर द एक्चुअल क्लॉट फॉर्मेशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ थैंक यू वेरी मच।